जो राजनीतिक विशेषज्ञ है सर्वेश पाठक जी, उनसे जानेंगे। सर्वेश जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए बागेश्वर एक अहम सीट मानी जाती है जिसका इतिहास काफी रोचक रहा है, क्योंकि जो ये सीट है काफी लंबे समय से बीजेपी के पास रही है। सर्वेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सर्वेश जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि जो बागेश्वर का इतिहास रहा है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है, काफ़ी लंबे समय से जो बागेश्वर की सीट रही है वो बीजेपी के खाते में रही है, लेकिन इस बीच पार्वती दास जो कि बीजेपी प्रत्याशी है रुझानों में आगे चल रही है। नतीजे क्या होंगे वो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसको अगर समझा जाए तो क्या कुछ है बागेश्वर उपचुनाव? सर्वेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर्वेश जी, आप तक? जी हाँ, हेलो जी सर्वेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, क्या मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। बिल्कुल सर्वेश जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि बागेश्वर का उपचुनाव हो रहा है, पिछले काफी लंबे समय से ये सीट बीजेपी के खाते में बनी हुई है और एक बार फिर से बीजेपी ने चंदन रामदास के परिवार पर भरोसा जताते हुए उनकी पत्नी को यहां से टिकट दिया है और अभी भी रुझानों में वही आगे चल रही है। देखिए, आज के जितने भी बाई पोल्स है अगर ओवरऑल मिला के देखें तो त्रिपुरा में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। बंगाल में टीएमसी से नेक टू नेक फाइट चल रहा। मैंने अभी देखा तो कभी बीजेपी आगे थी 1000 वोट से, अभी 350 वोट से बीजेपी कैंडिडेट पिछड़ रही है टीएमसी से। उसी तरह उत्तराखंड में भी आगे है और जीतने के कगार पे है। झारखंड के उपचुनाव में भी वहां पे एनडीए कैंडिडेट जो है वो भी आगे है। रही बात यहाँ की यूपी की, तो यूपी में अभी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहा है जी। तो ओवरऑल जो मिला जुला के अगर आप उपचुनाव का लेखा जोखा देखें तो बीजेपी इसमें जीतती आ रही है। लेकिन वहीं केरला में जो है ओमान चंडी जीतने के कगार पे हैं या जीत चुके हैं जी। जो ताजा अभी जो लेटेस्ट न्यूज होगी उसमें। तो अगर हम आज आंकलन करने बैठे कि यूपी में क्या हो गया बीजेपी को, तो देखिए वो जो घोसी का सीट था वो समाजवादी पार्टी पहले जीत चुकी थी। मैं इसको एक मानूंगा। बिल्कुल सर्वेश जी, आपके पास आएंगे, आगे की जानकारी भी लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी अपडेट जो आपको बताते चले कि घोसी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो बता दें 11वें राउंड का रुझान अब सामने आ गया। सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई हुई है। सुधाकर सिंह को 43,842 वोट मिले तो दारा सिंह चौहान को 28,100 वोट मिले। सुधाकर सिंह 15,732 मतों से आगे चल रहे। 15,000 काफी ज्यादा ये जो मत है उनका अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बीच ये बड़ी अपडेट 11वें चरण का जो 11वें राउंड की मतगणना है उसका अभी ये नतीजा सामने आया। हालांकि अभी 32 राउंड तक ये मतगणना होनी है, नतीजे कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन अभी जो 11वें राउंड तक नतीजे सामने निकले हैं उसमें सुधाकर सिंह ने ही बढ़त बनाई हुई है और 15,732 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपको बताते चले जहां दारा सिंह चौहान के पास 28,100 वोट है तो वहीं सुधाकर सिंह के पास 43,842 वोट हासिल के एक ये जो लंबा गैप है वो सफर तय करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था काफी कम मत थे, अब लगातार जो ये फासला है मतों का वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी लग रहा है कि जिस तरह से सुधाकर सिंह की तरफ से कहा गया था कि हम 50,000 से अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे तो उसी ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी कहना कुछ भी यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा भी बने हुए हैं और उनसे स्थिति जान लेंगे। मनीष, अब जिस तरह से देखें कि जो अभी 11वें राउंड का सामने निकल के आई है मतगणना, उसमें करीब 15,000 से अधिक मतों से जीतते हुए सुधाकर सिंह नजर आ रहे हैं। वहां पर जो स्थिति है मतगणना स्थल पर क्या कुछ बनी हुई है, क्या अपडेट है? आपको बताऊंगा जैसे मतगणना बढ़ रही है काउंटिंग बढ़ती आ रही है, जो मार्जिन है बड़ा अच्छा वो भी सुधाकर का बढ़ता हुआ नजर आने लगा। हालांकि कुछ देर पहले जब 8वें 7वें 8वें सबसे बढ़ रहा था वो थोड़ा सा कम वोट देखने लगा
हालांकि अभी अभी करीब 20 राउंड और अभी जो काउंटिंग है वो होनी है और अब देखना होगा कि बढ़त का इन्होंने अपना मार्जिन बढ़ा रखा है, इसको बरकरार रखते इसको कम करने की कोशिश करती है अभी नजर नहीं आए। एक चुनाव ये ऐसा है कि बिल्कुल वापस आएंगे मनीष आपके पास, लेकिन अब जिस तरह से देखिए सुरेंद्र जी, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी जीत हासिल कर रही बागेश्वर में, तो बात अगर हम उत्तर प्रदेश के मऊ की कर ले, और मऊ में जिस तरह से घोसी में सुधाकर सिंह आगे चल रहे, कहीं ना कहीं उनकी कही बात सत्य साबित भी हो सकती, नहीं भी, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता है वो नतीजे पलटने वाला होता है। देखिए आपने सही कहा, लेकिन जनता का जो जनादेश होगा वो हम लोग मानेंगे, और जनता का जो प्यार है उसको आगे जो है, ये नहीं है कि हम चुनाव अगर हार जाएंगे तो जनता से वो हो जाएंगे। ये तो समाजवादी पार्टी या विपक्ष का काम है कि जहां पर वो चुनाव हार जाएंगे तो जनता को गाली देंगे, उसके बाद ईवीएम मशीन पे जो है सवाल उठाएंगे। तो आप ये समाजवादी पार्टी के नेता से पूछिए कि अब तो मऊ के अंदर जो है क्या कहते हैं ये आगे हैं, तो अब तो ईवीएम इनकी सही चल रही है, आ जाते हैं वहाँ ईवीएम मशीन पे सवाल उठाते हैं, तो अब तो आगे तो इनकी ये विश्वास तो बढ़ेगा कि ईवीएम मशीन सही चल रहा था। तो एक तो ये, दूसरी चीज देखिए हार जीत लगा रहेगा, ये जनता का जो जनादेश होगा उसको सबको मानना होगा। बिल्कुल जनता का जनादेश मानना होगा, क्योंकि योगेश जी से इस पे जवाब ले लेंगे। योगेश जी, क्योंकि अभी नतीजे क्लियर नहीं है, 32 चरण तक ये मतगणना होनी है, अभी 11वां राउंड ही चल रहा है, लेकिन फिर भी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। आदरणीय जया जी, मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि ये जो जनता है ना घोसी की, उसकी उम्मीदों को दारा सिंह चौहान ने तोड़ा था। जनता ने आपको विधायक इसलिए बनाया था ना कि उम्मीद दिखा के कि आप हमारे लिए 5 साल सेवा करेंगे, 5 साल हमारे लिए आवाज सदन में उठाएंगे, हमारे मुद्दों के लिए लड़ेंगे, हमारे अधिकार के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपको आपका उस उम्मीद पे आपने उनकी उम्मीद तोड़ी और आप मंत्री बनने के लालच में चले गए, और एक और साथी को मंत्री बनाने राजभर को लालच में लेके चले गए। तो जो आप लगातार देख रहे हैं इनकी पराजय का जो ग्राफ नीचे जा रहा है ना, जनता ने अब इनकी मंत्री बनने के उम्मीद तोड़ी है, इनके लालच को तोड़ा, इनका अहंकार तोड़ा है, भाजपा का अहंकार तोड़ने का और ये लगातार ग्राफ अब इनका, ये जनता की जीत है, घोसी मऊ की जनता की जीत है। और जो ओम प्रकाश राजभर पिता पुत्र समेत मऊ जिला से बाहर जा चुके हैं, उनको अब जो बड़ी बड़ी बातें थी कि राजभर मैं अकेले दम पे जिता दूंगा, वो कहीं न कहीं बोली साबित हो रही है। और झूठ बोलने वाला भी मऊ जिला छोड़ के जा चुका है, जिसने यादव समाज का अपमान किया मऊ जिला छोड़ के जा चुका है। अब किस जगह जाके बोलोगे कि मैं ये कर दूंगा? अरे साहब, जनता के से बढ़ के कोई नहीं है। मऊ की जनता ने कहा कि अब तुम्हारे लालच को आगे नहीं जाने देंगे। तो तुम गए थे पगड़ी गिरवी रखने महाराजा सोहेलदेव की स्वाभिमान के, तो उसका भुगतान राजभर समाज क्यों करेगा? चौहान समाज की पगड़ी तुमने गिरवी रखी तो हम क्यों भुगतान करें? तो जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। आप लोग अपने चेहरा छुपा के कहीं के होटल के कमरों में बैठ के मंथन करिए, चिंतन करिए कि कैसे जवाब देना है अपनी सफाई में। जी बिल्कुल, क्योंकि अपनी सफाई में किस तरह से अभी, लेकिन नतीजे क्लियर नहीं है तो अभी कुछ भी कह पाना काफी ज्यादा। योगेश भाई से पूछ लीजिए, अब ईवीएम पर इसका कोई सवाल तो नहीं है क्या? वो उसमें भी कोई सवाल अभी बताएंगे ये? बिल्कुल, मैं सर्वेश जी के पास आना चाहूंगी। सर्वेश जी, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि एक तरफ अगर बागेश्वर में बीजेपी जीत दर्ज करती हुई बढ़ रही है, लेकिन हालांकि अभी पूरी तरह से यहाँ पर साफ नहीं किया गया, 11वें राउंड की अभी चल रही है यहाँ पर मतगणना, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ अंतर भी देखने को मिल रहा है। इस पे आगामी जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उस पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखो जया जी, ये आगामी 2024 के चुनाव पे कोई असर नहीं डालेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव बहुत अलग अलग होते हैं। लेकिन सर्वेश जी, बिल्कुल सर्वेश जी, लेकिन इसको एक तरह से लोकसभा का टेस्ट या लिटमस टेस्ट भी हम कह सकते हैं। देखो 2018 के लोकसभा विधानसभा चुनाव जब कुछ राज्यों में हुए थे, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बीजेपी हार गई थी। और वहीं 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लिटमस टेस्ट तो वो भी था ना, तो क्या हुआ? बीजेपी राजस्थान में 25 में से 25 लाई,
वहाँ 29 मध्य प्रदेश में से 28 या 27 लेके आई, छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 के आसपास लेके आई, कर्नाटक भी ऑलमोस्ट हार गई थी, बाद में सरकार बनी, वहां पे भी 25 में से 25 सीटें लेके आई। तो जो लोकसभा का चुनाव वो अलग है। यहाँ पे मैं बीजेपी को बैकफुट पे इसलिए देख रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो ये जो पैराशूट लैंडिंग करवा रहे हैं ना कैंडिडेट का, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। यही ओपी राजभर पहले बीजेपी में थे, मंत्री पद लिया, उसके बाद बेटे को टिकट नहीं मिला तो भाग के समाजवादी पार्टी में चला गया। जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, घोसी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 12वें राउंड का जो रुझान है अब वो सामने आ गया। सुधाकर सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है और सुधाकर सिंह को 48,202 वोट मिले। दारा सिंह चौहान को 29,987 वोट मिले। सुधाकर सिंह को 18,2115 वोट से आगे चल रहे, यानी कि सुधाकर सिंह लगभग 18,215 मतों से अब भी आगे चल रहे। तो काफी ज्यादा लंबा गैप नजर आ रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सुधाकर सिंह भारी मतों से जीतते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हालांकि ये 12वें राउंड की ही वोटिंग है और पिछले कई राउंड से वो आगे चल रहे हैं और जो दारा सिंह है वो काफी पीछे समय चल रहे हैं और उनको ये गैप कवर करने के लिए अभी 18,215 मतों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब वो जाकर सुधाकर सिंह के बराबर पर आ पाएंगे। अगर उनको आगे निकलना है तो कई और ज्यादा मतों की अभी जरूरत होगी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है और हम तमाम चर्चा भी कर रहे हैं। सर्वेश जी से हम जानकारी ले रहे थे इस चुनाव को लेकर, किस तरह से यह असर डालेगा आगामी समय पे या नहीं। जी सर्वेश जी। तो जय जी, मैं वही बोल रहा था कि बीजेपी को अब सबक ये लेना पड़ेगा कि उनके जो अपने कैडर है, उनके जो अपने नेता हैं, उनको आगे बढ़ाना होगा। नहीं कि जो ये पैराशूट लैंडिंग जो होता है चुनाव के समय में किसी को भी शामिल कर लेते। अब देखिए, अगर सुधाकर सिंह का चरित्र और उसका क्या रिकॉर्ड है, अगर समाजवादी पार्टी से जीतता है तो वही बाहुबली नेता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपने खुद ही बताया कि अभी 32 राउंड के काउंटिंग होने बाकी है, 12वें राउंड चल रहा है, अभी 20 राउंड और होने हैं। क्या पता उसमें बीजेपी कैंडिडेट आगे भी हो सकता है, जीत भी सकता है, या समाजवादी कैंडिडेट जो दावा कर रहा है 50,000 वोटों से जीतने का वो कायम कर रख सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए ये सबक इसलिए रहेगा कि अभी भी लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, अपने कैडर अपने नेता पे फोकस करे, जनता की समस्याओं को, जो भी चुने हुए उनके प्रतिनिधि हैं उनको सुने अभी भी यूपी, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा लोकसभा का जो सीट है वो यूपी से है। और यहीं पे जो भी पार्टी यूपीए, देखिए 2004 में बीजेपी से सत्ता हासिल की थी तो यूपीए में उस समय मुलायम सिंह यादव शामिल थे, समाजवादी पार्टी, उन्होंने 30-34 सीटें जीती थी। बीजेपी जो 50-58 से ऊपर 2000 थी उनको हरा के जीती थी समाजवादी पार्टी ने। तो यहाँ पे यूपी जो जीतता है वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। तो अगर बीजेपी को अभी अगर आगे की तैयारी जोर शोर से करनी है तो अपने नेता, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, ग्राउंड वर्कर्स हो, उनको जनता के बीच में भेजना पड़ेगा और जो भी छिटपुट समस्याएं हैं जनता की जो ग्राउंड लेवल पे है, जो कहिए कि ग्रास रूट लेवल पे, उसको निदान करना पड़ेगा। तो उसके बाद कोई भी यहाँ पे चाहे दलित और माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी देखिए इनका एक ही मतलब है समाजवादी पार्टी का, माइनॉरिटी का मतलब केवल मुस्लिम मानते हैं, जबकि मुस्लिम की आबादी भारत में 25 करोड़ है। माइनॉरिटी का मतलब सिख होता है, जैन होता है, लेकिन नहीं, ये तुष्टीकरण में है। तो यहाँ पे तो जो देखने को मिल रहा है वो कोई खास नहीं है। ठीक है, अगर ये यहाँ से हारती है बीजेपी तो इसके लिए बहुत अच्छा सबक होगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी से भी हम इस बारे में बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अभी भी जो दारा सिंह है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे अंतर से पीछे चल रहे, करीब 18,000 से ज़्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं और ये गैप कवर करने के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा मतों की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें कि बीजेपी यहाँ से हारती या इतने मत नहीं मिलते तो कमी कहाँ पर रह जाएगी? देखिए, कमी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि जनता जो है वहां पे दारा सिंह के साथ, जैसे देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि दारा सिंह जी पहले समाजवादी पार्टी में थे, बीजेपी में आए, तो शायद जनता को ये लगा है कि
अगर आपको राजनीतिक ही करना है तो आप हर एक 2 महीने 4 महीने पर अगर आप इधर उधर जाएंगे तो नुकसान तो जनता का होता है कि जनता अपना सारा काम छोड़ के आपके चुनाव में लगे हुए हैं। तो मैं मान सकता हूँ यानी कि सुनील जी, आप भी मानते हैं जो दारा सिंह की तरफ से किया गया वो सही जो कदम था वो नहीं था। अगर वो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे तो उनको वहीं रहना चाहिए था, आपका भी ये मानना है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की जो जनता है, देखिए ये लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, इस देश के अंदर हर किसी को आजादी है, कोई भी कहीं जा सकता है। बिल्कुल, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जो जनता ने वहां पर जो निर्णय लेगा, जनता जो फैसला करेगा तो उसको मानना पड़ेगा। हित के लिए चुन के लाई थी ना, लेकिन दारा सिंह ने बीच में धोखा दे दिया, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आने का दारा सिंह का एक ही कारण है कि दारा सिंह जी प्रदेश का विकास करना चाह रहे थे। वो जो मांग कर रही थी समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी उनको मानने के तैयार नहीं था, जिसके कारण वो बीजेपी में आए। और आज पूरा देश बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अब जिस तरह से लगातार आगे चल रहे सुरेंद्र और यहाँ पर दारा सिंह पीछे चल रहे, तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला जरूर होता नजर आ रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, लेकिन नतीजे आना अभी भी बाकी हैं। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर, घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है। 13वें राउंड का जो रुझान है वो भी सामने आ गया। सुधाकर सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, अभी भी आगे चल रहे हैं और 51,844 मत मिले हैं सुधाकर सिंह को और दारा सिंह 32,400 वोट पे बने हुए हैं। और आपको बताते चले 19,444 मतों से आगे चल रही है। तो न्यूज़ 1 इंडिया पे उपचुनाव को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बता दें कि 13वें राउंड की जो अभी भी मतगणना है वो जारी है और सुधाकर सिंह लगातार आगे बने हुए हैं, लेकिन 32वें राउंड तक अभी मतगणना होती है। क्या कुछ नतीजे आएंगे ये तो अब से कुछ ही समय में पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।